मैं डॉक्टर पप्पूराम कोहली, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजेश पायलट, राजकीय महाविद्यालय लालसोट। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण, उसकी पृष्ठभूमि, उसके प्रभाव और उसके महत्व का अध्ययन करेंगे। साथ ही गोलमेज सम्मेलन के बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। 1929 ईस्वी में लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी ने गांधी जी को यह अधिकार दिया कि वह सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करे। उसके पश्चात 1930 में साबरमती आश्रम में कांग्रेस की कार्यकारिणी की बैठक हुई। इसमें एक बार पुनः यह निश्चय किया गया कि गांधी जी जब चाहें, जैसा चाहें, सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करें। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण साइमन कमीशन के बहिष्कार आंदोलन के दौरान जनता के उत्साह को देखकर यह लगने लगा अब एक आंदोलन की आवश्यकता है। सरकार ने मोतीलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अस्वीकार कर दी थी। इससे भी लोगों में असंतोष व्याप्त था। चोरी चोरा कांड 1922 को एकाएक रोकने से निराशा फैली थी। उस निराशा को दूर करने के लिए भी यह आंदोलन करना अवश्य प्रतीत हो रहा था। 1929 की आर्थिक मंदी भी एक कारण थी। क्रांतिकारी आंदोलन को देखते हुए गांधी जी को डर था कि कहीं समस्त देश हिंसक आंदोलन की ओर न बढ़ जाए। अतः उन्होंने नागरिक अवज्ञा आंदोलन चलाना आवश्यक समझा। देश में सांप्रदायिकता की आग भी फैल रही थी। इसे रोकने के लिए भी सविनय आंदोलन आवश्यक था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि। दिसंबर 1928 ईस्वी में कलकत्ता में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। उसमें नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया तथा सरकार को ये अल्टीमेटम दिया गया कि 31 दिसंबर तक नेहरू रिपोर्ट की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया तो अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन चलाया जाएगा। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। नेहरू रिपोर्ट में औपनिवेशिक स्वराज के लक्ष्य का उल्लेख किया गया था, परंतु ब्रिटिश सरकार ने इस मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया। परिणाम स्वरूप 1929 में लाहौर में रावी नदी के तट पर कांग्रेस का ऐतिहासिक अधिवेशन हुआ। लाहौर अधिवेशन के महत्वपूर्ण निर्णय। कांग्रेस विधान में पहली बार स्वराज शब्द का अर्थपूर्णता किया गया। नेहरू रिपोर्ट में वर्णित सभी योजनाओं को समाप्त कर दिया गया। सभी कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता अपनी संपूर्ण शक्ति भारत की पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करने की दिशा में लगाएं। सभी कांग्रेसी अथवा स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले लोग भविष्य में होने वाली चुनावों में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भाग नहीं लेंगे तथा वर्तमान में जो काउंसिलों के सदस्य हैं वे अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे देंगे। महासमिति को यह अधिकार दिया गया कि ब्रिटिश सरकार से यथासंभव स्वेच्छापूर्वक किसी भी प्रकार का सहयोग न करें और आवश्यकता पड़ने पर सविनय अवज्ञा और चकबंदी कार्यक्रम आरंभ करें। 26 जनवरी को प्रतिवर्ष स्वाधीनता दिवस मनाया जाए। पूर्ण स्वराज की स्थापना हेतु ब्रिटिश सरकार से कोई समझौता न किया जाए। लाहौर अधिवेशन के इन निर्णयों से 26 जनवरी को भारत के कोने कोने में स्वाधीनता दिवस मनाया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन। 30 जनवरी 1930 को गांधी जी ने अपने पत्र यंग इंडिया में वायसराय के सम्मुख 11 मांगें रखीं और शासन को चेतावनी दी कि यदि वह मांगें नहीं मानता है तो उसे एक सशक्त आंदोलन का सामना करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मांग पत्र। गांधी जी की 11 मांगें। नंबर 1, संपूर्ण मद्य निषेध। नंबर 2, विनिमय की दर घटाकर 1 शिलिंग 4 पैसे रख दी जाए। नंबर 3, ज़मीन का लगान आधा कर दिया जाए और उस पर काउंसिल का नियंत्रण रहे। नंबर 4, नमक कर समाप्त कर दिया जाए। नंबर 5, सेना के खर्च में कम से कम 50% की कमी हो। नंबर 6, बड़ी बड़ी सरकारी नौकरियों का वेतन आधा कर दिया जाए। नंबर 7, विदेशी कपड़ों के आयात पर निषेध कर दिया जाए। नंबर 8, भारतीय समुद्र तट केवल भारतीय जहाज़ों के लिए सुरक्षित रहे।
नंबर 9, सभी राजनीतिक बंदी छोड़ दिए जाएं, सभी राजनीतिक मामले उठा लिए जाएं और निर्वासित भारतीयों को देश में वापस आने दिया जाए। नंबर 10, गुप्तचर पुलिस को उठा लिया जाए या उस पर जनता का नियंत्रण रहे। नंबर 11, आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने के अधिकार दिए जाएं। सरकार ने इन मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। 14, 15 तथा 16 फरवरी को कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति की बैठक साबरमती में हुई। इस बैठक में कार्यकारिणी समिति ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने के संबंध में एक प्रस्ताव पास किया। इस आंदोलन के स्वरूप, निर्धारण, संचालन एवं नेतृत्व आदि का कार्य गांधी जी को सौंप दिया। आंदोलन प्रारंभ होना 12 मार्च 1930 ईस्वी को प्रातः 6:30 में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के उद्देश्य से अपने चुने हुए 79 साथियों को लेकर गुजरात के समुद्र तट पर स्थित दांडी नामक गांव को प्रस्थान किया और 6 अप्रैल को उन्होंने दांडी समुद्र तट पर स्वयं नमक कानून का उल्लंघन कर सत्याग्रह का श्री गणेश किया। दांडी यात्रा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसकी तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से की है। गांधी जी के इस कार्य से देश भर में अपूर्व उत्साह और जोश की लहर फैल गई। स्थान स्थान पर नमक बनाकर ब्रिटिश कानून की धज्जियां उड़ाई गई। मध्य प्रदेश में जंगल कानून और कलकत्ता में सेडिशन कानून का उल्लंघन किया गया। सर्वत्र हड़तालें और प्रदर्शनों की धूम मच गई। जगह जगह सार्वजनिक सभाएं हुई। कलकत्ता, मद्रास, पटना, कराची, दिल्ली, नागपुर और पेशावर आदि स्थानों में प्रदर्शनों और हड़तालों का अत्यधिक जोर था। सैकड़ों सरकारी कर्मचारियों ने अपनी नौकरियां छोड़ दी। अनेक विधायकों ने कौंसिलों से त्यागपत्र दे दिए। महिलाओं ने शराब और अफीम की दुकानों पर धरने दिए तथा उनके गुंडों की मार सही। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। नवयुवकों ने सरकारी स्कूलों और कॉलेजों को त्याग कर राष्ट्रीय शिक्षा को अपनाया। कहीं कहीं किसानों ने लगान देना बंद कर दिया। मुंबई में अंग्रेज व्यापारियों की मिलें बंद हो गईं। गांधी जी के आह्वान पर लोगों ने जाति भेद व छुआछूत को समाज से समाप्त करने का बीड़ा उठाया। समस्त सरकारी कार्य ठप हो गए। जून 1930 ईस्वी तक सारा देश विद्रोह के पथ पर चलता हुआ दिखाई दे रहा था। मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने इस आंदोलन में पूर्ण तटस्थता की नीति का पालन किया, परंतु सीमा प्रांत में राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में खुदाई खिदमतदार ने आरे जमीयत उल उलेमा हिंद के हजारों अनुयायियों ने इस आंदोलन में भाग लिया। सरकार का दमन चक्र। सरकार ने देशव्यापी आंदोलन के दमन के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी। कांग्रेस गैर कानूनी संस्था घोषित कर दी गई। आंदोलन प्रारंभ से ही नहीं हो पाया था कि उससे पहले ही हजारों स्वयंसेवक किसी न किसी बहाने जेलों में डाल दिए गए। सुभाष चंद्र बोस को 1 वर्ष के लिए कारागार में भेज दिया गया। गांधी जी की दांडी यात्रा के बाद तो सरकार ने आंदोलन को निर्ममतापूर्वक कुचलने का प्रयास किया। पुलिस ने लाठी गोली चलाना अपना दैनिक कार्य बना लिया। कलकत्ता और पेशावर आदि स्थानों में स्वयंसेवकों की टोलियों पर गोलियां और बमों की वर्षा की गई, परंतु जनता के उत्साह के कारण आंदोलन थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। 5 मई को सरकार ने गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आदि नेताओं सहित हजारों लोगों को बंदी बना लिया। 1931 ईस्वी के प्रारंभ में लगभग 90,000 व्यक्ति जेलों में बंद कर दिए और सरकार ने 67 समाचार पत्रों का प्रकाशन बंद कर दिया। महिलाओं के साथ
भी इसी प्रकार की कठोरता का बर्ताव किया गया। बोरदस में पुलिस ने 21 जनवरी 1931 ईस्वी को औरतों को गिराकर अपने बूटों से उनके सीने को चलकर आखिरी नरक के दर्शन कराए। करबंदी आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार ने संपत्ति को बलात् ग्रहण और कुर्क किया, जिससे कई गांव बिल्कुल उजड़ गए। गांधी इरविन समझौता। जब सरकार सख्ती से आंदोलन का दमन नहीं कर पाई तो उन्होंने समझौते के लिए हाथ बढ़ाया। तेज बहादुर, संप्रभु और डॉक्टर जयकर आदि ने समझौते का प्रयत्न किया। अतः जनवरी 1931 में गांधी जी और कुछ अन्य मान्य नेताओं को कारावास से मुक्त कर दिया गया। इसी वर्ष 5 मार्च को गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसके अंतर्गत आंदोलन समाप्त कर दिया गया। इन समझौते में कुछ शर्तें थीं, जिनके अनुसार सरकार ने यह स्वीकार किया कि वह सभी अध्यादेशों व मुकदमों को वापस ले लेगी तथा अहिंसक आंदोलन करने वाले सभी कैदियों को रिहा कर देगी। समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों को बिना कर दिए नमक बनाने की अनुमति दी गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रमों में विनय के साथ गलत कानूनों की अवज्ञा करना था। नमक कानून से भारतीय असंतुष्ट थे, अतः प्रत्येक ग्राम में नमक कानून तोड़कर नमक बनाया गया। विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल जाना छोड़ दिया। सरकारी कर्मचारियों ने नौकरी त्याग दी। शराब, अफीम एवं विदेशी कपड़ों की दुकानों में स्त्रियों ने धरना दिया। जगह जगह विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। जनता ने सभी प्रकार के गलत करों को न देने का फैसला किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रगति। यह प्रथम ऐसा आंदोलन था जिसमें प्रथम बार महिलाओं ने भारी संख्या में सशक्त भागीदारी अंकित की। शराब की दुकानों पर धरना दिया। दिल्ली में भी धरना देने के कारण 1600 स्त्रियों को कैद किया गया। भारत में जगह जगह नमक कानून तोड़ा गया एवं विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। खान अब्दुल गफ्फार खां सीमांतवादी के नेतृत्व में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना की गई। यह संगठन लाल कुर्ती के नाम से प्रख्यात हुआ। नागालैंड की 13 वर्षीय रानी गौर्डियनल्यू ने विद्रोह का झंडा उठाया। उसे 1932 में आजीवन कारावास की सज़ा दी गई। इस प्रकार समस्त भारत में आंदोलन का तीव्रता के साथ प्रचार हुआ। लगभग 90,000 से अधिक सत्याग्रही एवं प्रमुख कांग्रेसी नेता गिरफ्तार हुए। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रभाव। तीव्र एवं देशव्यापी आंदोलन ने एक और समस्त भारत में राष्ट्रीय चेतना एवं उत्साह का संचार किया, तो दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार चिंता हुई। वायरस लॉर्ड इरविन एवं ब्रिटिश सरकार ने समस्या के समाधान हेतु विभिन्न राजनीतिक दलों से वार्ता हेतु गोलमेज सम्मेलन बुलाने का फैसला किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन का महत्व। सविनय अवज्ञा आंदोलन के अत्यंत व्यापक व दूरगामी प्रभाव हुए, जो इस प्रकार हैं। इस आंदोलन में पहली बार बड़ी संख्या में भारतीयों ने भाग लिया, जिसमें मजदूर व किसानों से लेकर उच्च मध्यम लोग तक थे। इस आंदोलन में करबंदी को प्रोत्साहन दिए जाने के फलस्वरूप किसानों में भी राजनीतिक चेतना एवं अधिकारों की मांग के लिए संघर्ष करने की क्षमता का विकास हुआ। इस आंदोलन के फलस्वरूप जनता में निर्भयता, स्वावलंबन और बलिदान के गुण उत्पन्न हो गए, जो स्वतंत्रता की नींव हैं। जनता ने अब समझ लिया कि युगों से देश के दुखों के निवारण के लिए दूसरों का मुख ताकना एक भ्रम था। अब अंग्रेज़ों के वायदों और सद्भावना में भारतीय जनता का विश्वास नहीं रहा। अब जनता के सारे वर्ग स्वतंत्रता चाहने लगे थे। इस आंदोलन में कांग्रेस की कमजोरियों को भी स्पष्ट कर दिया। कांग्रेस के पास भविष्य के लिए आर्थिक सामाजिक कार्यक्रम न होने के कारण वह भारतीय जनता में व्याप्त रोष का पूर्णतः उपयोग न कर सकी। जिस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरे जोर पर था, तब लॉर्ड इरविन ने इंग्लैंड की सरकार पर दबाव डाला
कि भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन बुलाया जाए जो भारत की संवैधानिक समस्याओं पर विचार विमर्श कर सके। इंग्लैंड की सरकार ने गोलमेज सम्मेलन की योजना स्वीकार कर ली। सम्मेलन में सभी विचारधाराओं के व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया। मुसलमानों, हिंदू महासभा, सिख, ईसाई, जमींदारों, उद्योगपतियों, हरिजनों, यूरोपियनों, भारतीय नरेशों, इंग्लैंड के विभिन्न राजनीतिक दलों तथा भारतीय उदारपंथियों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया। प्रतिनिधि सदस्यों का चयन इस प्रकार किया गया कि भारतीय प्रतिनिधियों में मतभेद स्पष्ट हो जाएं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के अवसर पर कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रही थी, अतः कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के प्रारंभ में ही इंग्लैंड के अनुदार दल व लिबरल दल के प्रतिनिधियों में तथा भारतीय प्रतिनिधियों में मतभेद स्पष्ट हो गए। रैमजे मैकडोनाल्ड ने सुझाव दिया कि प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता दी जाए, किंतु अल्पमतों के हितों की रक्षा के लिए गवर्नर के पास विशेष शक्तियां रहें। केंद्र ने संघ स्थापित किया जाए जिसमें ब्रिटिश प्रांतों व देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल हों और केंद्र में दोहरा शासन स्थापित कर दिया जाए। इन सभी बातों पर लगभग सारे प्रतिनिधि सहमत थे, किंतु सांप्रदायिक समस्या पर समझौता नहीं हो सका। मुसलमानों ने अलग प्रतिनिधित्व की मांग की तथा जिन्ना अपनी 14 शर्तों को मनवाने के लिए अड़े रहे। डॉक्टर अंबेडकर ने हरिजनों के लिए अलग प्रतिनिधित्व की मांग की। इस प्रकार प्रत्येक जाति के प्रतिनिधि ने अपने अपने हितों को सुरक्षित करने के लिए मांग पेश की। इस सम्मेलन में कोई निर्णय नहीं हो सका। प्रथम गोलमेज सम्मेलन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 22 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया। यह ऐसी पहली वार्ता थी जिसमें ब्रिटिश शासकों द्वारा भारतीयों को बराबर का दर्जा दिया गया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जिसमें 89 सदस्यों में 13 ब्रिटिश, शेष 76 भारतीय राजनीतिक दलों से जैसे भारतीय उदारवादी दल, हिंदू महासभा, दलित वर्ग, व्यापारी वर्ग तथा रजवाड़ों के प्रतिनिधि थे। इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया तथा अध्यक्षता प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की। सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले प्रमुख नेता इस प्रकार थे: तेज बहादुर संप्रू, श्री निवास शास्त्री, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफ़ी, आगा खान, फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना, होमी मोदी, M.R. जयकर, मुंजे भीमराव अम्बेडकर, सुंदर सिंह मजीठिया आदि। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के अधिवेशन के दौरान अक्टूबर 1931 के चुनावों के बाद इंग्लैंड में अनुदार दल का मंत्रिमंडल बना। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था, जिसमें कांग्रेस की ओर से नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को आरंभ हो गया। महात्मा गांधी 12 सितंबर 1931 में लंदन पहुँचे। इस सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्गों के लिए कुछ स्थान आरक्षित करने की मांग की, किंतु गांधी जी ने इसे अस्वीकार कर दिया और कांग्रेस को 85% जनसंख्या का प्रतिनिधि बताया। महात्मा गांधी ने भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। गांधी जी ने कहा कि सांप्रदायिकता समस्या भी अत्यधिक जटिल बन गई है। यदि भारतीय प्रतिनिधि आपस में सांप्रदायिक समस्या का हल नहीं निकाल सके तो उन्हें इसका निर्णय अंग्रेज सरकार पर छोड़ देना चाहिए। सम्मेलन के अधिकांश प्रतिनिधियों ने मैकडोनाल्ड के निर्णय के प्रति आस्था व्यक्त की। गांधी जी ने केवल मुसलमानों और सिखों के लिए मैकडोनाल्ड की मध्यस्थता स्वीकार की थी, दलित वर्गों के लिए नहीं। लेकिन वहाँ प्रत्येक जाति के प्रतिनिधियों ने अपनी मांगें बढ़ा चढ़ाकर पेश की। ब्रिटिश सरकार ने प्रत्येक जाति के प्रतिनिधि ऐसे ही चुने थे जिनमें कोई समझौता न हो सका, अतः सांप्रदायिक समस्या का हल नहीं निकल सका। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। दक्षिणपंथी विंस्टन चर्चिल ने ब्रिटिश सरकार की आलोचना करते हुए कहा
कि वह सरकार देशद्रोही फ़कीर गांधी जी को बराबर का दर्जा देकर बात कर रही है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में मदन मोहन मालवीय एवं एनी बेसेंट ने खुद के खर्चे पर भाग लिया था। फ्रैंक मोरिस नामक ब्रिटिश नागरिक ने गांधी जी के बारे में इसी समय कहा कि अर्धनंगे फ़कीर के ब्रिटिश प्रधानमंत्री से वार्ता हेतु सेंट पॉल पैलेस की सीढ़ियां चढ़ने का दृश्य अपने आप में एक अनोखा और दिव्य प्रभाव उत्पन्न कर रहा था। 28 दिसंबर 1931 को गांधी लंदन से खाली हाथ निराश बम्बई पहुँचे। स्वदेश पहुँचने पर उन्होंने कहा कि यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूँ, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था मैंने उसे नीचे नहीं होने दिया और उसके सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। भारत आकर गांधी जी ने वेलिंगटन वायसराय से मिलना चाहा, लेकिन वायसराय ने मिलने से मना कर दिया। दूसरी ओर गांधी इरविन समझौते को भी सरकार ने दफन कर दिया। अतः मजबूर होकर गांधी ने द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की घोषणा की। तृतीय गोलमेज सम्मेलन। लंदन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला। कांग्रेस ने सम्मेलन का बहिष्कार किया। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन में कुल 46 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। योजना के अंतिम स्वरूप को पेश किया गया। इस सम्मेलन के समय भारत के सचिव सैमुअल हॉर थे। तीनों सम्मेलन के दौरान इंग्लैंड का प्रधानमंत्री रैमजे मैकलोन था। सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 हेतु ठोस योजना के अंतिम स्वरूप को पेश किया गया।